यही वजह है कि इंडिया आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तीसरी सबसे बड़ी मेडिसिन प्रोडक्शन मार्केट है और 20 से ज्यादा इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज रह चुके हैं। डेमोक्रेसी बन सका ना, एक स्ट्रॉन्ग फेडरल सिस्टम क्रिएट कर सका ना, मईशत ग्रो हो सकी। इस फेडरेशन के निजाम को अडॉप्ट करती है, जिसमें कनाडा 1861 में, जर्मनी 1871 में, ब्राजील 1891 में, ऑस्ट्रेलिया 1903 में, मोस्ट रिसेंटली बेल्जियम 1993 में। अगेन जहन में सवाल ये उभरता है दोस्तों कि क्या पाकिस्तान ट्रू फेडरेशन है? सेनेट ने तकरीबन 128 रिकमेंडेशन दी थी नेशनल असेंबली को फाइनेंशियल बिल पे, और उन्हें 128 रिकमेंडेशंस में मेजॉरिटी जो थे वो रिजेक्ट किए गए थे नेशनल असेंबली की तरफ से। अब इस मिसाल को देखते हुए अगर हम अमेरिका के साथ कंपैरिजन करें तो दुनिया के सबसे पहली बड़ी और ट्रू फेडरेशन समझी जाती है। दोस्तों बात है 3 जून 1947 की, जब बरे सगीर का पार्टीशन प्लान होता है, जिसके बाद 14 और 15 अगस्त को 2 अलग मुल्क यानी पाकिस्तान और इंडिया वजूद में आते हैं। अब आजादी के फौरन बाद इंडिया ने अपना आइन बना लिया, अपने पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल रियलिटीज को ज़हन में रखते हुए अपने आइन को शेप कर लिया, जिसका फायदा ये हुआ कि राइट इन द बिगनिंग वहां पे पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी आ गई। और यही वजह है कि इंडिया आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तीसरी सबसे बड़ी मेडिसिन प्रोडक्शन मार्केट है और 20 से ज्यादा इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज रह चुके हैं, जिसमें सुंदर पिचाई गूगल के, सत्या नंदीला माइक्रोसॉफ्ट के और नील मोहन यूट्यूब के। जबकि पाकिस्तान दोस्तों राइट फ्रॉम द बिगनिंग बचपन से ही अपने सूबों के वजूद, सकाफत और जुबान से इनकार करने लगा और मजहबी, नस्ली और अशराफा के कंट्रोल और कब्जे में आने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ दोस्तों कि पाकिस्तान आज तक ना एक मजबूत डेमोक्रेसी बन सका, ना एक स्ट्रॉन्ग फेडरल सिस्टम क्रिएट कर सका, ना मईशत ग्रो हो सकी, ना पाकिस्तान ने आज तक अपने सिटीजन्स को प्रॉपर एजुकेशन और हेल्थ दी सकी, ना प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी दे सका और ना ही प्रॉपर एक्सट्रीमिज्म फ्री समाज जोड़ सका। आज इस वीडियो के अंदर हम इसको पाकिस्तानी फेडरलिज्म के क्राइसिस के तनाजुर में देखेंगे और पाकिस्तान के फेडरलिज्म के क्राइसिस को हम इस किताब की रोशनी में देखेंगे। यह किताब जामी चांडियो नाम एक नामवर सिंधी स्कॉलर, राइटर एंड नकाद की तरफ से लिखी गई है। जामी चांडियो पाकिस्तान और सिंध की मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स के जाने माने कालम निगार होने के साथ साथ 20 से ज्यादा किताबों के मुसन्निफ हैं। जामी चांडियो मुल्की और बैरूनी जैसे अमेरिका, एशिया और यूरोप की थिंक टैंक्स के लिए भी काम कर चुके हैं और यह किताब जामी की न सिर्फ पाकिस्तान पे बल्कि दुनिया के सिस्टम्स के ऊपर भी किए गए एक लंबे और तवील मुताले की निचोड़ है, जिसमें राइटर पाकिस्तान के फेडरलिज्म के क्राइसिस को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से पिछले 70 सालों से पाकिस्तान एक फैक्शन की तरफ से हाईजेक किया हुआ है। और राइटर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देने के साथ साथ करंट सीनियर पे भी बात करते हैं। किताब की इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोस्तों इसके अंदर कंपैरेटिव एनालिसिस भी दी गई है। राइटर दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर जो फेडरेशन का निजाम रहा है उसके साथ कंपैरिजन भी ड्रा करते हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। दोस्तों पिछले 70 सालों से 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान में एक आम तासुर है, एक आम परसेप्शन है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था। पाकिस्तान की जो बेस है वो इस्लाम है, जबकि राइटर कहते हैं कि इस तरह से नहीं है, ये हकीकत से कहीं दूर है। मुस्लिम लीग जो खुद को क्रिएटर समझती थी उसने भी कभी क्लियरली पाकिस्तान की डिमांड नहीं की। इवन जिन्ना ने भी कभी कैटेगरिकली इस चीज की बात नहीं की। जिन्ना तो 1946 में होने वाले कैबिनेट मिशन प्लान तक भी वापस जाने के लिए तैयार था। तो बरे सगीर में जो बेसिकली होने वाली स्ट्रगल थी वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात थी, सूबा खुद मुख्तियारी के क्वेश्चन को डिस्कस करती थी, ना कि एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट को। अब हम इस बहस में नहीं पड़ते। अब जैसे तैसे पाकिस्तान 1947 में बन गया और फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स के तहत एक फेडरल डेमोक्रेटिक स्टेट के तौर पर स्टेब्लिश होता है। अब ये फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म बेसिकली एक लैटिन वर्ड फ्यूडो से निकला हुआ, जिसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 और मोर एंटिटीज। फेडरलिज्म का सिंपल और आसान अल्फाज में मतलब यह है कि एक ऐसा सियासी निजाम जहां पे 2 तरह की गवर्नमेंट्स होती है, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी होती है प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट, और इन्हीं दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में डिवीजन ऑफ पावर होती है। पावर डिवाइडेड होता है, लेजिस्लेटिव पावर, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर। डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं होती जिस तरह से यूनिटरी सिस्टम में होता है, बल्कि डिवीजन ऑफ पावर होती है जो कि वापस नहीं लिया जा सकता। और ये पावर आपकी पॉलिटिकल भी हो सकती है, लीगल भी हो सकती है और इकोनॉमिक भी हो सकती है। दोस्तों अगर हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री पे बात कर ले तो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट बेसिकली लेट 18वीं सेंचुरी में मर्ज होता है, जब अमेरिका बर्तानिया से आजादी लेने के 10 साल बाद 1789 में पहली दुनिया की फेडरल स्टेट स्टैब्लिश होती है और दुनिया की दूसरी फेडरल स्टेट स्विट्जरलैंड बनती है 1848 में। उसके बाद मुख्तलिफ दुनिया की कंट्रीज अपने समाजी डायनामिक्स को देखते हुए इस फेडरेशन के निजाम को अडॉप्ट करती है, जिसमें कनाडा 1861 में, जर्मनी 1871 में, ब्राजील 1891 में, ऑस्ट्रेलिया 1903 में एंड मोस्ट रिसेंटली बेल्जियम 1993 में। और दोस्तों ये फेडरलिज्म का निजाम आमतौर पर उन कंट्रीज के लिए, उन सोसाइटीज के लिए सूटेबल होता है, मौजून होता है, जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, जहाँ पे मुख्तलिफ लोग रहते हैं, अलग अलग सकाफतों, तहजीबों, मज़ाहब और जुबानों के लोग रहते हो, और उनको इकट्ठा करने के लिए कोहेसिव सिस्टम की जरूरत होती है जो कि वो फेडरलिज्म प्रोवाइड करता है। अब सवाल ज़हन में ये उभरता है दोस्तों कि पाकिस्तान में फेडरलिज्म क्यों, हम पाकिस्तान में इस फेडरलिज्म के सिस्टम को लॉन्च क्यों करें? अब इसका बहुत सादा सा जवाब है दोस्तों। देखिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा कंट्री और खित्ता है जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं,
उनकी अपनी तारीख और तहजीब है, अपनी सकाफत और जुबान है, उनके अपने एक हिस्टोरिकल एसेट्स हैं। और हम ये देख चुके हैं कि उन सोसाइटीज में जहाँ पे डाइवर्सिटी होती है उनके लिए फेडरलिज्म मौजूद सिस्टम है। इसीलिए पाकिस्तान भी एक डाइवर्स कंट्री है और बनता है कि पाकिस्तान के अंदर भी एक ट्रू फेडरेशन क्रिएट की जाए। अब अगेन जहन में सवाल ये उभरता है दोस्तों कि क्या पाकिस्तान ट्रू फेडरेशन है, क्या पाकिस्तान फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स पे ऑपरेट करता है? तो जवाब है नहीं दोस्तों, पाकिस्तान एक ट्रू फेडरेशन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान एक सूडो फेडरेशन है। एक ऐसी फेडरेशन जो क्लेम तो करती है कि वो फेडरल स्टेट है, लेकिन फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से कतराती है। इसीलिए पाकिस्तान एक सूडो फेडरेशन है। अब आपको मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। देखिए, बैकैमरलिज्म किसी भी फेडरेशन के निजाम का एक अहम हिस्सा होती है। बैकैमरलिज्म के बगैर फेडरेशन का निजाम चल ही नहीं सकता। अब बैकैमरलिज्म का बेसिकली मतलब यह है कि आपकी पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज होते हैं। एक होता है अपर हाउस जिसको सेनेट कहते हैं, और दूसरा होता है लोअर हाउस जिसको पाकिस्तान के अंदर नेशनल असेंबली कहते हैं। जो आपकी सेनेट होती है वो सूबों की नुमाइंदगी करती है, आपके जो फेडरेटिंग यूनिट्स होती हैं उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। जबकि आपकी जो नेशनल असेंबली होती है वो आपको आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। पब्लिक इन जनरल उसकी रिप्रेजेंटेशन के डोमेन में आते हैं। अब अगर आप पाकिस्तान के 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन उठा लें तो उसमें आपको सेनेट का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, वहां पे सिर्फ एक हाउस था। अब जब अगर आपको सेनेट का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता, इट मींस कि आपके सूबों की नुमाइंदगी नहीं हो रही। जब आपके यूनिट्स की नुमाइंदगी नहीं हो रही, इट मींस कि आपकी फेडरेशन कमजोर है। अगर आप 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन उठा लें तो उसमें भी आपको सेनेट का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, वहां पे भी एक हाउस है। 1973 का आइन उठा लें तो उसमें आपको सेनेट तो मिलेगी, जो कि सिंबॉलिक सेनेट के तौर पर इंट्रोड्यूस तो करवा दी गई, लेकिन उसको किसी भी किस्म की अथॉरिटी नहीं थी, वो पावर से महरूम थी। फाइनेंशियल मैटर्स में से तो उसको निकाल ही गया था। मिसाल के तौर पे अगर आपकी पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल आता है, फाइनेंशियल या बजटरी बिल आता है, तो उसमें सेनेट कुछ नहीं कर सकती। सेनेट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है सिवाय बाल्ड रिकमेंडेशंस देने की। एक सो कॉल्ड रिकमेंडेशंस के अलावा उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती। अब इसके हवाले से जो मोस्ट रेलेवेंट एग्जांपल है वो दो रिसेंटली पास की गई 2024-25 की बजट हो सकती है, जिसमें सेनेट ने तकरीबन 128 रिकमेंडेशन दी थी नेशनल असेंबली को फाइनेंशियल बिल पे, और उन 128 रिकमेंडेशंस में मेजॉरिटी जो थे वो रिजेक्ट किए गए थे नेशनल असेंबली की तरफ से विदाउट गिविंग एनी प्रॉपर क्लेरिफिकेशन, सिर्फ इसीलिए कि फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर जो नेशनल असेंबली है अथॉरिटी उसके पास है, वो पावर रखती है, और सेनेट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। अब इस मिसाल को देखते हुए अगर हम अमेरिका के साथ कंपैरिजन करें, जो दुनिया के सबसे पहली बड़ी और ट्रू फेडरेशन समझी जाती है, उसकी सेनेट के पास ज्यादा पावर है, उनकी सेनेट बहुत मजबूत है। इवन जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं उनमें अमेरिका की सेनेट के पास इतनी पावर है, अथॉरिटी है, कि उस फाइनेंशियल बिल को भी इवन उसके टाइटल को तब्दील किए बगैर उसकी पूरी के पूरे बिल को तब्दील कर सकती है, उसमें चेंजेस ला सकती है। इतनी अथॉरिटी अमेरिका की सेनेट के पास। और अमेरिका के सेनेटर्स जो जो इलेक्ट होते हैं उनकी डायरेक्ट इलेक्शन होती है, और जो कि रूह भी है फेडरेशन के निजाम की। जबकि अगर आप पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के सेनेटर एक तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होते हैं, दूसरा कि आपकी जो सेनेट है वो कमजोर है, आपकी नेशनल असेंबली मजबूत है। और यही वजह है दोस्तों कि पाकिस्तान आज तक एक ट्रू फेडरेशन नहीं बन सका। फेडरेशन का बुरहान चलता आ रहा है पिछले 70 सालों से। और पाकिस्तान के इस फेडरलिज्म के क्राइसिस की एक वजह मोहम्मद अली जिन्ना भी है। और राइटर कहते हैं कि जिन्ना की पैराडॉक्सिकल पर्सनालिटी और अनक्लियर विजन ने मामला को और बिगाड़ दिया। ये वो जिन्ना है जिसने 1935 के एक्ट की मुखालफत की थी, और मुखालफत इस बेस पे की थी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सेंट्रलाइज्ड है, इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और क्वेश्चन की बात नहीं की गई। लेकिन वही जिन्ना 1947 के बाद वो तब्दील हो जाते हैं, वो मरकजियत पसंद बन जाते हैं। और वो जिन्ना जिसने 1935 के एक्ट की कभी मुखालफत की थी, वो अब ना सिर्फ इस एक्ट को कबूल करते हैं बल्कि उसको इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर भी स्टेब्लिश करते हैं। ये वही जिन्ना है जिसकी बड़े सगीर के अंदर पॉलिटिक्स प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे बेस करती थी, वो आज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से इनकार करने लगा था। जिन्ना को पता था कि पाकिस्तान एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे मुख्तलिफ सकाफतों और जुबानों के लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी 21 मार्च 1948 को फकत उर्दू को कौमी जुबान की स्टेटस देते। और पाकिस्तान के इस वफा की जमहूरी बुरान की एक सबब ब्यूरोक्रेसी भी हो सकती है, जिसने 1955 में वन यूनिट जैसी स्कीम ला के सूबों के शनाख्त से इनकार करने की कोशिश की। और इस क्राइसिस की एक वजह तो आपके कमजोर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने भी फेडरेशन को मजबूत करने की कोशिश नहीं की। आप 1956 का आइन उठा लें, उसमें आपको सेनेट का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, जुबानों को नेग्लेक्ट किया जाता है। 1962 का आइन उठा लें, उसमें आपको सेनेट का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, वहां पे आपको स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंसी मिलेगी। 1973 का आइन उठा लें, उसमें भी आपको सेनेट तो मिलेगी, लेकिन उसके पास कोई भी किस्म की पावर नहीं है। और राइटर कहते हैं दोस्तों कि इस मसाइल का हल है, जिस तरह से स्पेन, कनाडा और बेल्जियम ने वहां पे बसने वाले कौमी यूनिट्स के तादाद को डिक्रीज किया, जिस तरह से स्विट्जरलैंड, इथियोपिया और साउथ अफ्रीका ने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के जरिए मामला को डील किया, इसी तरह पाकिस्तान भी इस फेडरेशन के क्राइसिस से निकल सकता है। राइटर कहते हैं कि अगर पाकिस्तान फेडरेशन के सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो करे, उसके प्रिंसिपल्स को जो है अडॉप्ट करे, अगर यहाँ पे मुख्तलिफ बसने वाली आइडेंटिटीज, उनके कल्चर और सकाफत को कबूल किया जाए, अगर उनको सियासी और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ दिया, अगर उनको उर्दू के साथ साथ उनकी जुबानों को भी नेशनल स्टेटस दी जाए। और सबसे अहम दोस्तों, राइटर कहते हैं कि इस फेडरेशन के क्राइसिस से निकलने के लिए सबसे अहम चीज है कि यहाँ पे बसने वाले जो मुख्तलिफ आइडेंटिटीज हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ कौमें हैं, उनके वजूद
से इनकार नहीं करना पड़ेगा। उनके वजूद को ना सिर्फ कबूल करना पड़ेगा बल्कि उनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी देना पड़ेगा। यही पाकिस्तान के इस फेडरेशन क्राइसिस का